Hello friends, welcome to my YouTube channel JMM School of Economics. Today I am going to start my journey with the teaching on the YouTube platform. I am Pankaj and we are going to study about the basics of economics. Then we will move on to the another concepts in the economics. Then we will be moving to the other subjects as well. So the concepts and the teachings which I will be providing you on this channel will be helpful you for various examinations like SSC, banking sector examinations, state PCS examinations, and various competitive examinations of state or the central level. So today we are going to start with economics, and economics में जो हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है टैक्सेशन के ऊपर। जो टैक्स है वो टैक्स इंडिया के अंदर उसको इम्पोज कैसे किया जाता है, टैक्स कैसे लगाया जाता है, उस टैक्स को कलेक्ट कैसे किया जाता है, उस टैक्स का संग्रहण कैसे किया जाता है, वो टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, उन टैक्स को लगाने का पर्पस क्या होता है, वो टैक्स जो कलेक्शन होता है उसके बाद वो जो टैक्स कलेक्शन का जो अमाउंट होता है, पैसा होता है, वो टैक्स कहाँ जाता है, इसके बारे में हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जो मेरा वीडियो लेक्चर देने का जो मोड रहेगा या फिर जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगी। इसमें जो नोट्स रहेंगे या फिर वीडियो में जो लैंग्वेज लिखी होगी वो इंग्लिश में रहेगी और जो इसका एक्सप्लेनेशन होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में साइमल्टेनियसली साथ साथ चलता रहेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन कि टैक्सेशन होता क्या है, टैक्स होता क्या है, उसकी अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। सो टैक्सेशन की डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में इस तरीके से दी गई है कि टैक्स एक प्रकार से आय को वितरण करने का एक तरीका है कि आय को एक जगह से दूसरी जगह कैसे वितरित किया जाए, मतलब आय का रिडिस्ट्रीब्यूशन, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन। वो इनकम कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट होगी, उसको रिडिस्ट्रीब्यूट क्यों करेंगे, क्योंकि किसी के पास ज्यादा इनकम है, किसी के पास कम इनकम है और किसी के पास उन दोनों के बीच का एक जो लेवल होता है उस पर इनकम है। तो हम उस आय को एक जगह से दूसरे जगह पर या फिर गरीबों से अमीर, अमीरों से गरीब की ओर, या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो मीडियम है वो टैक्स है, कर है। तो कर के माध्यम से हम आय का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो दूसरा इसमें है ये जो विभिन्न लोगों के बीच में आय की असमानता होती है, इनकम डिस्पैरिटी जिसको बोलते हैं, वो आय की असमानता, इनकम डिस्पैरिटी को कम करने का भी एक जरिया है टैक्स। इस प्रकार से किसी आय की जो असमानता होती है उसको भी कम करने में मदद करता है। और इसकी तीसरी और परिभाषा अपन टैक्स की दे सकते हैं कि ये एक सरकार के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये संसाधन और साधन या फिर उनका जो फंडिंग होती है वो एक जुटाने का तरीका होता है। रेजिंग रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। अब सरकार उस धन को जो कर के रूप में प्राप्त करेगी, उस कर को क्या करेगी, तो सरकार उसको विभिन्न क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद हेल्थ, स्वास्थ्य में, फिर एजुकेशन में, फिर रक्षा क्षेत्र में, इन सभी के अंदर उसको यूज करती है। तो इस टैक्सेशन की हमारी टोटल 3 डेफिनेशन हो गई। इसको किसी भी तरीके से आप व्यक्त कर सकते हो। इसके बाद हम आगे देखेंगे इसमें टैक्स कितने तरीके के होते हैं, टैक्स को कैसे लगाते हैं। उसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स कहाँ लगता है, कौन लगाता है, तो उस इंसिडेंस ऑफ टैक्स को हम पहले पढ़ेंगे। इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है, द पॉइंट वेयर टैक्स इज बीइंग इम्पोज्ड, मतलब कि टैक्स जैसे कहां लग रहा है, उसको कौन लगा रहा है, और जो टैक्स है
वो टैक्स का जो बर्डन है, वो अल्टीमेट बर्डन वो किस पे आ रहा है, मतलब जो टैक्स लगाया है हमने या फिर सरकार ने जो टैक्स लगाया है, उस टैक्स का भार किस पे पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका मेन पॉइंट है वो है टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन का मतलब हुआ कि जो टैक्स का भार है, जो टैक्स लगाया गया उसका जो भार है, वो भार किसके ऊपर पड़ रहा है। जैसे इसमें भार किस पे पड़ सकता है, या तो इसमें दो मेन जो होते हैं पहलू होते हैं। एक होता है प्रोड्यूसर, जो मतलब किसी भी चीज का उत्पादन करता है, और दूसरा होता है कंज्यूमर, जो कंज्यूमर होते हैं, वो जो उत्पादन होता है, जो उत्पादित की गई वस्तु है उसका उपभोग करता है, उसको कंज्यूमर बोलते हैं। तो अब इसमें जो टैक्स का जो भार है वो प्रोड्यूसर पे पड़ेगा, मींस उत्पादक पे पड़ेगा, या कंज्यूमर मतलब कि उपभोक्ता पे पड़ेगा। तो ये चीज जो डिसाइड करता है उसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स का जो प्रभाव है वो अल्टीमेटली कहां पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि तंबाकू है, तो जो तंबाकू का सेवन करने वाले लोग होते हैं, एक तो उसको बोलते हैं उपभोक्ता, कोई ना कोई तंबाकू का उत्पादन भी कर रहे होंगे, किसान हो या फिर उसमें बीच के जो व्यापारी होंगे। तो अभी इसके अंदर दो केस बन सकते हैं, इसके अंदर दो केस बन सकते हैं। पहला केस बनेगा जब तंबाकू की जो डिमांड है, अगर वो डिमांड तंबाकू की सप्लाई से ज्यादा हो गई, मतलब जो तंबाकू का नशा करने वाले लोग हैं, अगर उसकी डिमांड बढ़ जाती है और तंबाकू की सप्लाई कम है, तो जो जो टैक्स का जो भार है वो कौन उठाएगा, तंबाकू का सेवन करने वाले लोग, उपभोक्ता उठाएंगे। तो इसमें जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स हुआ वो किसके ऊपर हुआ अल्टीमेटली, इसमें इंसिडेंस ऑफ टैक्स हुआ वो पड़ा इसके तंबाकू का जो कंज्यूमर होगा उसके ऊपर पड़ा। उसमें दूसरा केस क्या बन सकता है, जो तंबाकू का उत्पादन करने वाले जो लोग हैं वो तंबाकू का इतना उत्पादन कर देते हैं कि जो तंबाकू की डिमांड है उससे भी ज्यादा तंबाकू की सप्लाई हो जाती है मार्केट में। मतलब अगर तंबाकू की डिमांड से ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो टैक्स का जो भार है वो किस पे आ जाएगा, उत्पादन करने वाले लोगों पे आ जाएगा। मतलब तंबाकू का उत्पादन ज्यादा किया तो उन पे उसका भार आ जाएगा। ये एक कंसेप्ट है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स अपन ने पढ़ा कि उसमें अल्टीमेटली जो टैक्स का भार है वो किस पे पड़ता है। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस, मतलब कर के प्रकार। कर के जो प्रकार है वो कितने हैं वो पढ़ेंगे। कर के प्रकार मुख्य रूप से दो होते हैं। पहला डायरेक्ट टैक्स, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो ये टाइप है, उन टाइप का आधार क्या है, जो कर का आधार है वो कर का आधार क्या है। अपन ने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स का भार किस पे लगेगा और उस टैक्स का फर्क किस पे पड़ेगा। तो उसके आधार पर टैक्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर, और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स की परिभाषा क्या होती है, प्रत्यक्ष कर की परिभाषा क्या होती है, और अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा क्या होती है। प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आते हैं, अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आते हैं, तो ये अपन सारे पढ़ेंगे। तो पहला है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में क्या होता है, प्रत्यक्ष कर की सिंपल परिभाषा है कि इसमें जो आदमी टैक्स दे रहा है और जिस आदमी ने टैक्स लगाया है उन दोनों के बीच में कोई नहीं होता है। जिसने टैक्स लगाया है, जैसे सरकार ने टैक्स लगाया है, और जो टैक्स भरने वाला इंसान है या फिर जो टैक्स भरने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, वो टैक्स उसको सरकार को डायरेक्टली देता है। उन दोनों के बीच में कोई बिचौलिए जैसा सिस्टम नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो टैक्स होता है उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में विभिन्न प्रकार के कर आते हैं, जैसे इनकम टैक्स आ गया, इनकम टैक्स को बोलते हैं आयकर। दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, कॉर्पोरेट टैक्स को बोलते हैं व्यापार कर। तीसरा आता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को अपन आगे पढ़ेंगे, एसटीटी बोलते हैं जिसको। चौथा होता है सीटीटी मींस कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये दोनों शेयर मार्केट से रिलेटेड है टैक्स, दोनों
शेयर मार्केट से रिलेटेड है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स तभी लगता है जब आप किसी जो शेयर्स होते हैं उन शेयर को डोमेस्टिक जो एक्सचेंज होते हैं, जो स्टॉक मार्केट होता है, उसके अंदर खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स सरकार लगाती है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। दूसरा होता है कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। कमोडिटीज मतलब हो गया जैसे धान हो गया, तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सोना हो गया। ये सोना, पेट्रोलियम, धान, इन सब का भी स्टॉक मार्केट पे लेन देन होता है, तो उस पे जो सरकार टैक्स लगाती है उसको बोलते हैं कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एसटीटी और सीटीटी दोनों को। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये हुआ कि इसमें सरकार टैक्स लगाएगी और इसमें जो टैक्स देने वाले लोग हैं, टैक्स देने वाले लोग तो हम हैं। टैक्स अल्टीमेटली जो पे करता है, अंततः जो पे करता है टैक्स, वो हम लोग करते हैं, मतलब कंज्यूमर करता है, उपभोक्ता करता है। लेकिन वो टैक्स कलेक्शन करने का काम किसका होता है? कोई बीच में होता है। जैसे हमने कोई बिस्किट का पैकेट खरीदा, जैसे सपोज करो हमने कोई बिस्किट का पैकेट खरीदा, तो हमने उस बिस्किट के पैकेट पे कोई टैक्स दिया, तो हमने जो बिस्किट के पैकेट पे, सपोज करो एग्जांपल के लिए लेते हैं बिस्किट लिया, तो बिस्किट सपोज करो 5 रुपए का बिस्किट है, उस पर 1 रुपया आपका टैक्स लग गया। उस टैक्स को हम किसको दे रहे हैं? हम उस टैक्स को दे रहे हैं दुकान वाले को। और दुकान वाला वो टैक्स किसको दे रहा है? जो दुकान वाला है वो टैक्स को किसको दे रहा है? वो सरकार को दे रहा है। टैक्स सरकार ने लगाया, ये दुकान वाला जो टैक्स है ये किसको दे रहा है? सरकार को। हमने टैक्स दिया दुकान वाले को, दुकान वाला टैक्स दे रहा है सरकार को। टैक्स किसने लगाया था? सरकार ने। टैक्स दे कौन रहा है? हम। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान एक बीच में दुकान वाला है, वो एक मिडलमैन का काम करता है, या जो बोल सकते हैं मध्यस्थता करता है, और ये टैक्स को सरकार को देता है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें टैक्स जो है, इसमें टैक्स इज नॉट डायरेक्टली पेड बाय द एंड यूजर, मतलब ये टैक्स हमारे द्वारा डायरेक्टली सरकार को भुगतान नहीं किया जाता है। इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से थे? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, आयकर, कॉर्पोरेट कर, उसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी था, फिर सीटीटी था, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के विभिन्न टाइप हैं, जैसे जीएसटी सबने सुना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, देन सेल्स टैक्स ये पहले था, देन एक्साइज टैक्स। ये सारे जो टैक्सेस हैं ये इनडायरेक्ट टैक्सेस, या फिर इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ टैक्सेशन, मतलब कर कैसे लगाया जाता है, कर लगाने की विधि, कर लगाने की मुख्यतः 3 विधियां हैं। उन तीनों विधियों में अपन क्या क्या देखेंगे? मेनली देखेंगे हाउ टैक्स इज इम्पोज्ड, टैक्स कैसे लगाया जाता है, टैक्स कैसे लगाया जाता है, ऑन होम टैक्स इज इम्पोज्ड, किस पर लगाया जाता है। तीसरा देखेंगे व्हाट रेट ऑफ टैक्स विल बी देयर फॉर पुअर रिच, क्या किसी गरीब के लिए और अमीर के लिए टैक्स की जो दर होती है, कर की जो दर होती है वो सेम रहेगी? अगर सेम नहीं रहेगी तो किसके लिए कितनी रहेगी? फिर अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो उसमें टैक्स रेट बढ़ेगा या घटेगा? ठीक है, क्या सब लोगों को सेम टैक्स रेट देना पड़ेगा? सबका जो टैक्स लगेगा वो बराबर लगेगा, चाहे से किसी की इनकम 1 लाख और किसी की इनकम चाहे 1 करोड़, दोनों को बराबर टैक्स देना पड़ेगा या नहीं? तो इसको अपन देखने के लिए अपन 3 तरीके की इसमें विधि पढ़ेंगे कि कर की विधियां कौन सी होती है, कर कैसे लगाया जाता है, करों की विधियां। इसमें मुख्यतः 3 विधि आती है। एक आती है प्रोग्रेसिव, एक आती है रिग्रेसिव, और तीसरी आती है प्रोपोर्शनल। तो जो पहली विधि है वो है प्रोग्रेसिव विधि, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ता हुआ टैक्सेशन, प्रोग्रेस करना मतलब बढ़ना।
तो इसका मतलब ये है, अगर किसी की आय बढ़ती है, किसी की अगर आय बढ़ती है, आय, ये चिन्ह है बढ़ने का, अगर किसी की आय बढ़ती है तो उसको कर भी क्या होगा, ज्यादा देना होगा। और अगर किसी की आय कम है, किसी की आय अगर कम है तो उसको कर भी क्या होगा, कम देना पड़ेगा। इसमें क्या है, इसके जो कर की दर है, कर की दर वो उसकी आय के बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आदमी कम कमा रहा है उसके ऊपर क्या लगेगा, कम टैक्स लगेगा, और जो ज्यादा कमा रहा है उसके ऊपर क्या लगेगा, ज्यादा टैक्स लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कम कमाने वाले का मतलब क्या हुआ, गरीबी के अंदर जीने वाला। इसका मतलब जो आदमी कम कमा रहा है, गरीबी में जी रहा है, उसको क्या है, कम टैक्स मिल रहा है। इसका मतलब ये जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है ये क्या करता है, गरीबों को सम्मानित करता है, मतलब गरीबों का ख्याल रखता है। पैसे नहीं कमा रहे हैं तो उनपे कम टैक्स लगता है। रिच इज पनिश्ड, इसके मतलब क्या हुआ, एक तो आप ज्यादा पैसे कमा रहे हो, अर्थव्यवस्था में ज्यादा योगदान दे रहे हो, उसके ऊपर आप कर भी ज्यादा दे रहे हो। इसका मतलब एक तरीके से क्या हो गया, ये अमीर लोगों के लिए सजा हो गई। तो जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है वो गरीबों को फेवर करता है और अमीरों को सजा देता है, या अमीरों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे क्या होगा, जैसे अमीरों के ऊपर ज्यादा, अमीर लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो उनका ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसमें अमीर लोग क्या करते हैं, ये दो तरीके हैं, उनका सहारा लेते हैं। ये दो तरीके क्या है, एक तो वो अनरियल इनकम्स दिखाते हैं। अनरियल इनकम्स मतलब जैसे किसी की आय है, वो आय सपोज करो 1 करोड़ है, लेकिन वो जब टैक्स भरेगा तो टैक्स भरते टाइम वो उसी आय को कितना दिखा देगा, 50 लाख। इससे क्या होता है, टैक्स इवेजन होता है। टैक्स इवेजन को बोलते हैं कर चोरी, इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन, कर चोरी। तो ये जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है इसके दो नुकसान है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कर चोरी को और अनरियल इनकम्स को बढ़ावा देता है। अनरियल इनकम्स मतलब अकाल्पनिक आय। 1 करोड़ किसी की आय है लेकिन वो दिखाएगा कितना, 50 लाख, ताकि उसको कम कर का भुगतान करना पड़े। ये है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जो नेक्स्ट है अपना है दूसरा प्रकार है कर लगाने की विधि है। ये दूसरी विधि है रिग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में क्या हो रहा था, जैसे जैसे आय बढ़ती जा रही थी तो कर की दर क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। लेकिन जो दूसरा प्रकार है इसका रिग्रेसिव टैक्सेशन, वो क्या कहता है, रिग्रेसिव टैक्सेशन में ये बोलता है किसी की अगर आय बढ़ती जा रही है, अगर आय किसी की बढ़ती जा रही है, अगर किसी की आय बढ़ती जा रही है तो उसका जो कर की दर है, कर की जो दर है वो क्या होगी, कम होगी। उल्टा है, प्रोग्रेसिव में आय बढ़ रही थी तो दर भी बढ़ रही थी कर की, लेकिन यहाँ पे रिग्रेसिव टैक्सेशन में अगर आय बढ़ रही है तो उसके कर की दर क्या होगी, कम होगी। अब सरकार रिग्रेसिव टैक्सेशन लगाता है नहीं लगाता है, तो कुछ केस में लगाता है। तो वो तब लगाता है जब सरकार को एसएसआई और एमएसआई, एसएसआई और एमएसआई क्या होता है, एसएसआई और एमएसआई क्या होता है, एसएसआई मींस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एसएसआई मींस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं, गवर्नमेंट उनको क्या करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है। उसके बाद एमएसएमई, एमएसएमई क्या है, मीडियम एंड स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, लघु उद्योग जो धंधे होते हैं उनको सरकार प्रमोट करने के लिए ये रिग्रेसिव टैक्सेशन लगाती है। मतलब अगर आप ज्यादा कमाओगे फिर भी हम आपसे कम टैक्स लेंगे, अगर आप ज्यादा कमाओगे फिर भी हम आपसे कम टैक्स लेंगे। एसएसआई का मतलब क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है इसमें, छोटे और लघु उद्योगों को प्रमोट करना। इसका मतलब टू प्रमोट इंडस्ट्रीज, मतलब उद्योगों को, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए या फिर जो उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार इस प्रकार का टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन लगाती है।
इसका मतलब क्या हुआ, मोर टैक्स ऑन पुअर और द लो प्रोड्यूसर्स। इसका मतलब जो कम उत्पादित कर रहे हैं उस पर सरकार क्या करेगी, ज्यादा टैक्सेस लगाएगी। जो कम उत्पादन कर रहे हैं, जो कम उत्पादन कर रहे हैं उनके ऊपर सरकार ज्यादा टैक्स लगाएगी ताकि वो ज्यादा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हो सके। तो ये हो गया रिग्रेसिव टैक्सेशन। एक तीसरा टाइप होता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन को हिंदी में बोलते हैं समानुपातिक कर। समानुपातिक कर, समानुपातिक कर में क्या होता है, इसमें एक फिक्स रेट होती है टैक्स की, चाहे से आप 1 लाख कमा रहे हो, चाहे से आप 1 करोड़ कमा रहे हो। 1 लाख कमा रहे हो तो भी 1% टैक्स लगेगा, अगर 1 आप करोड़ कमा रहे हो तो भी आपका 1% टैक्स लगेगा। आपकी आय के ऊपर निर्भर नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं समानुपातिक कर प्रणाली। और समानुपातिक कर प्रणाली कोई मुख्य कर प्रणाली नहीं है। जैसे प्रोग्रेसिव जो कर प्रणाली थी और रिग्रेसिव कर प्रणाली थी वो एक मुख्य कर प्रणाली थी, लेकिन जो प्रोपोर्शनल जो समानुपातिक कर प्रणाली है उसको इन दोनों में से किसी के साथ में लगा दिया जाता है। या तो उसको प्रोग्रेसिव के साथ लगा देंगे या फिर उसको रिग्रेसिव के साथ लगा देंगे। मतलब ये कोई मुख्य कर प्रणाली नहीं है और इसको क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब इसको किसी कर प्रणाली के साथ में जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एक अच्छी कर प्रणाली क्या होती है। जैसे अच्छी कर प्रणाली क्या होती है, उसके क्या क्या लक्षण होने चाहिए। तो एक अच्छी कर प्रणाली के जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है, उन लोगों ने 5 मुख्य बातें बताई है कि ये 5 बातें अगर किसी कर प्रणाली में होती है तो कर प्रणाली उसको अच्छी कर प्रणाली, अच्छी कर प्रणाली माना जाता है। तो पहला जो है वो है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब सही, कि वो फेयर कितना है। इसके अंदर 2 चीजें आती है, एक आती है हॉरिजॉन्टल इक्विटी और दूसरी आती है वर्टिकल इक्विटी। हॉरिजॉन्टल इक्विटी और वर्टिकल इक्विटी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज सहीपन और वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर। तो जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जो टैक्सेशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि सेम पोजीशन है तो आपकी सेम टैक्स लगेगी। जैसे 2 लोग हैं, वो अगर सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं, सेम कर वाले ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो उन दोनों को सेम कर देना पड़ेगा, दोनों को बराबर देना पड़ेगा। जो वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर जो टैक्स प्रणाली है, उसमें क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं उनको बोलेंगे आप ज्यादा टैक्स दीजिए और गरीब लोगों को कम टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों पॉइंट किसी के अंदर है तो वो गुड टैक्सेशन में कंसिडर किया जाता है। दूसरा आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब दक्षता। दक्षता का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई टैक्स लगाया, जैसे एक तो 5% टैक्स लगा रहे हो और एक अगर आप 10% टैक्स लगा रहे हो, तो ये जो दोनों टैक्स की जो दर है वो अलग अलग है। इससे आपकी अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ रहा है, इससे किसी प्रत्यक्ष व्यक्ति पे क्या फर्क पड़ रहा है, इससे किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई इंस्टीट्यूट हो गया, जैसे बैंक हो गया या फिर जैसे विनिर्माण उद्योग हो गया, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये जो बताने का काम करता है वो एफिशिएंसी या फिर दक्षता काम करती है। कितना दक्ष सिस्टम है, कितना दक्ष कर प्रणाली है, वो भी एक गुड टैक्सेशन का जो क्या बोलते हैं कारक होता है। और एफिशिएंसी एक और चीज बताती है कि लोगों के अंदर सेविंग, लोगों के अंदर सेविंग मतलब बचत, लोगों के अंदर निवेश करना, और तीसरा लोगों में खर्च करना। ये इन तीनों की आदत को, ये जो तीनों की आदत है, लोगों में खर्च, निवेश और बचत की आदत है, उसको बढ़ावा देती है या उसको प्रोत्साहित नहीं करती है, उससे भी उस कर प्रणाली के बारे में पता लगाया जा सकता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके 2 और होते हैं कि अच्छी कर प्रणाली कौन सी होती है। अच्छी कर प्रणाली का तीसरा जो पॉइंट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, प्रशासनिक सरलता। प्रशासनिक सरलता का मतलब होता है, प्रशासनिक सरलता का मतलब क्या हो गया कि आप टैक्स आपको लेना है, तो आप कैसे लेना है, या तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं या कैश में काउंटर लगा के ले सकते हैं, बैंक के माध्यम से ले सकते हैं। फिर आप टैक्स को कैलकुलेट कैसे कर रहे हो, उस टैक्स की गणना कैसे कर रहे हो, ठीक है।
तो इन सब चीजों का जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं अपन प्रशासनिक सरलता। तो प्रशासनिक सरलता भी एक अच्छे टैक्सेशन जो सिस्टम है उसको बताती है। तो इसका जो जैसे फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स का जो रिटर्न भरते हैं वो कैसे सरल है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है, मतलब जो है वो है पेन पेपर मोड में है या फिर इलेक्ट्रॉनिक है, ऑनलाइन हो गया, या फिर इनकम टैक्स वाला जो ऑफिसर है वो आपके घर पे आके कर रहा है, क्या कैसे करता है। तो जो ये प्रोसेस है, फिर आपके जो कर की गणना है, कर की जो गणना है वो कैसे होती है, तो वो भी आप इससे पता लगा सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है अच्छे कर प्रणाली का जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप उस कर प्रणाली के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर अच्छी कर प्रणाली है तो उसको और कैसे अच्छा करेंगे, अगर उस कर प्रणाली के अंदर कुछ गुण दोष है तो उनको कैसे परिवर्तित करेंगे, तो उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, इजी चेंज हो जाते हैं या उसमें बहुत टाइम लगता है, टफ है, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। पांचवा आ गया ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब आपने सुनना होगा टैक्स टेररिज्म, पहले वर्ड फेमस था। टैक्स टेररिज्म मतलब जो टैक्स कलेक्शन का काम करते थे या फिर सीए या फिर इनकम टैक्स के ऑफिसर्स वगैरह है, वो लोग विभिन्न सरकारी कानूनों का इस्तेमाल करते हुए उनका जो लूप होल्स होते थे या फिर उसमें जो कमियां होती थी उनका इस्तेमाल करके मतलब जो लोग होते थे उनको डराने धमकाने का तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मतलब उनका शोषण होता था। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब पारदर्शी, वो सिस्टम पारदर्शी है या नहीं है। तो ये हो गया एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम के 5 टाइप हो गए, ठीक है। 5 उसके जो क्राइटेरिया हैं वो हो गए कि 5 क्राइटेरिया होंगे तो ये एक सिस्टम है, ये अच्छा टैक्सेशन सिस्टम होगा। अब अपन विभिन्न प्रकार के टैक्सों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे जो पहला टैक्स आता है वो आता है वैट। वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। सो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि ये जो टैक्स है ये किस पे लगता है। देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये टैक्स लगता है वैल्यू एडिशन पे। वैल्यू एडिशन मतलब उसकी कीमत में बढ़ोतरी। वैल्यू एडिशन मतलब उसकी कीमत में बढ़ोतरी या उसकी गुण में बढ़ोतरी। जैसे वो कच्चा माल था, सपोज करो एग्जांपल के लिए कच्चा माल था, कच्चा माल से फैक्ट्री में गया तो पहले कच्चे माल पे टैक्स लगेगा, फिर जब फैक्ट्री में करके जब उत्पादन हो गया उत्पादन पे टैक्स लगेगा, फिर वो जब पक्का माल बन के आएगा तो उस पे टैक्स लगेगा। तो इसमें हर वैल्यू एडिशन पे कच्चे माल से इसमें बदला, इससे इसमें बदला, तो इस पे हर अवस्था पे यहाँ पे टैक्स लगेगा, फिर यहाँ पे टैक्स लगेगा। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा क्या होता है कि इसमें डुप्लीसिटी नहीं रहती है। डुप्लीसिटी मीन्स इसमें नो कैस्केडिंग इफेक्ट। नो कैस्केडिंग इफेक्ट मीन्स यहां पे आपने टैक्स दे दिया, यहां पे टैक्स दे दिया, इसमें कर चोरी का कोई चांस ही नहीं बनता है। कर चोरी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहां से यहां जाएगा तो भी यहां का बिल बनेगा, यहां से यहां जाएगा तो भी इसका बिल बनेगा। तो इससे क्या होगा, आप कर चोरी नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये क्या करेगा, ये एक जो उत्पादक और जो कंज्यूमर, उत्पादक और जो उपभोक्ता होते हैं उनकी जो परचेजिंग पावर होती है, क्रय क्षमता, क्रय शक्ति, जो क्रय शक्ति होती है वो उसको बढ़ाते हैं। उसको कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें कर चोरी की संभावना नहीं है। जो आपने कीमत टैक्स के रूप में दी है वही आपको ओरिजिनल प्राइस आपको पे करनी पड़ रही है, इसलिए आपकी जो उपभोक्ता होती है उसकी जो क्रय शक्ति है उसको ये बढ़ाता है। और अगर क्रय क्षमता बढ़ गई है तो आपका जो जीवन यापन है उसका जो उसकी ये जो उत्कृष्टता है वो भी बढ़ेगी। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स VAT वैट का है। अभी वैट कब लागू हुआ था और इसको कौन से कमीशन ने लागू किया था, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। फैक्चुअल क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1996 1996 के अंदर केलकर और चलिया कमीशन,
केलकर कमीशन बाद में आया था, स्टार्टिंग में चलिया कमीशन था, उसने वेट वैल्यू एडेड टैक्स को सारे राज्यों के अंदर लागू करने का सुझाव दिया था। तो 1996 के अंदर ही जो स्टेट में सेल्स टैक्स होता था, जो राज्य सेल्स टैक्स लगाते थे, उसको केंद्र सरकार ने वेट का नाम दे दिया। केंद्र सरकार ने उसको वेट का नाम दे दिया। स्टार्टिंग में 3-4 राज्यों ने इसको चालू किया था, उसके बाद 2008-9 तक ऑलमोस्ट सारे राज्यों ने इसको लागू कर दिया है। ये क्या करता है, वेट है, सारे राज्यों ने लागू कर दिया तो सारे राज्यों में एक ही तरीके का टैक्स हो गया, तो इस सिंगल टैक्स मार्केट को प्रमोट करता है। मतलब सारे देश में एक जैसा ही कर है तो एक ही मार्केट को वो प्रमोट करता है। अब इससे फायदा क्या है, इट प्रिवेंट्स हाई लेवल ऑफ टैक्स इरोजन, मतलब जो टैक्स चोरी होती है उसको रोकता है। टैक्स चोरी को कैसे रोकता है, स्टार्टिंग में बता दिया कि हर लेवल पे टैक्स लगता है, पहली स्टेज से दूसरी स्टेज से, दूसरी से तीसरी, तीसरी से अगर कोई चौथी है तो सारे लेवल पे यहाँ पे भी टैक्स लगेगा, यहाँ पे भी टैक्स लगेगा, यहाँ पे भी टैक्स लगेगा। तो इससे कर चोरी की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। अब स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था सीटीटी। सीटीटी मींस कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है? कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स प्रत्यक्ष कर का एक प्रकार है। कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स प्रत्यक्ष कर का एक प्रकार है। कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एक प्रत्यक्ष कर का प्रकार है। इसको लागू कब किया गया था? तो सरकार ने 2008-9 के अंदर, 2008-9 के जो बजट सरकार ने पेश किया था उसके अंदर इसको लागू किया था, लेकिन इसको एक साल बाद ही इसको हटा दिया गया था। अब इसको हटा क्यों दिया गया था? उसका एक कारण था कि जो 2008-9 का जो टाइम था, उस टाइम में जो कमोडिटीज मतलब वस्तु, जैसे कि सोना, क्रूड पेट्रोल, फिर हो गया आपका अनाज, फिर हो गया आपका चांदी। तो उस टाइम जो इनका मार्केट था, जो स्टॉक एक्सचेंज में इनकी जो मार्केटिंग थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो सरकार ने सोचा अगर हम इसके ऊपर टैक्स लगा देंगे और जो मार्केट है वो ऑलरेडी स्ट्रांग नहीं है तो मार्केट क्या कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, या फिर मार्केट उतना बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए सरकार ने हालांकि 2008-9 में टैक्स लगाया, लेकिन उसको तुरंत ही विड्रॉ कर लिया था, मतलब उसको हटा दिया था। तो सीटीटी है जो कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है, वो उसकी जो दर होती है वो कितनी होती है? वो होता है 0.01% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट। जैसे मैं स्टॉक मार्केट में क्या करता हूं, 1 लाख रुपए के अनाज का लेन देन करता हूं, तो सरकार इसके ऊपर क्या करेगी? लेन देन का मतलब खरीदना या बेचना कुछ भी हो सकता है। तो सरकार इस पे क्या करेगी? 0.01% क्या लगा देगी? 0.01% क्या लगा देगी? उस पर टैक्स लगा देगी। उसको सीटीटी बोलते हैं, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अब ये टैक्स सरकार को कैसे जाता है? तो जैसे ही आप इसमें कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो आप उस टैक्स को किसको पे करोगे? जो कंज्यूमर होगा स्टॉक एक्सचेंज को पे करेगा, और स्टॉक एक्सचेंज किसको पैसा देगी? गवर्नमेंट को पैसा देगी। ठीक है, तो 2008-9 में लागू किया था लेकिन तुरंत हटा दिया था। लेकिन सरकार ने सोचा 2013-14 के अंदर कि अब जो अपना इसका जो मार्केट है वो अच्छा हो गया है, स्ट्रांग हो गया है, तो इसको उन्होंने सरकार ने वापस दोबारा लागू कर दिया। अब ये किस किस पे लगता है? ऑन डोमेस्टिक कमोडिटीज डेरिवेटिव्स। ये थोड़ा टफ कंसेप्ट है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो अपने जो घरेलू मार्केट है, घरेलू जो स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अंदर जो डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं सीटीटी। सीटीटी की दर कितनी है वो आपको याद रखनी है, 0.01%। जो नेक्स्ट टैक्स आता है उसको बोलते हैं एमएटी, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। एमएटी भी एक तरीके का प्रत्यक्ष कर है, एमएटी भी एक तरीके का प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद एमएटी का मतलब किस कंपनीज पे टैक्स लगेगा?
ये कब लागू किया गया, तो पहले इसको अपन देख लेते हैं। 1997-98 का जो बजट था, 1997-98 का बजट था, उसमें इसको लागू किया गया था। अब ये जो मुख्य ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए ध्यान से। तो एमएटी उन कंपनियों पे लगता है जो बिल्कुल भी टैक्स का भुगतान नहीं करती है। अंडरलाइन कर लिया है इसको मैंने, जीरो टैक्स कंपनीज। मतलब कोई कंपनी कितनी भी स्ट्रांग है, उस कंपनी का कितना भी प्रॉफिट है, जैसे किसी कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, उस 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाने के बाद भी वो कंपनी टैक्स के नाम पे क्या दे रही है गवर्नमेंट को? जीरो, कुछ भी टैक्स नहीं दे रही है। तो सरकार ने ऐसी कंपनियों को अपने दायरे में लाने के लिए क्या किया? एमएटी, एक मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, न्यूनतम, इसको हिंदी में बोलते हैं वैकल्पिक कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर। ठीक है, इसमें वो कंपनी जो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, अपने जो शेयर होल्डर्स है उनको भी बराबर हिस्सा दे रही है, अपने शेयर्स का प्रॉफिट दे रही है, लेकिन कर का भुगतान नहीं कर रही है, ऐसी कंपनियों को दायरे में लाने के लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगाया गया। इसमें कौन कौन सी कंपनी पे लगेगा? भारत में जो इंडियन कंपनीज, उस पर तो लगेगा ही लगेगा। ये जो इंडिया में जो फॉरेन कंपनीज काम कर रही है, विदेशी कंपनियां हैं, उन विदेशी कंपनियों पर भी टैक्स लगेगा। ठीक है, ये हो गया मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। अब मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का एक एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है। तो अपवाद क्या है? एक इसका अपवाद ये है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का, न्यूनतम वैकल्पिक कर का। इसका अपवाद ये है कि पावर सेक्टर में, ऊर्जा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, मतलब जैसे कोई कंपनी एलएनटी कंपनी हो गई, उसके बाद वेंचर एंड एंजल कैपिटल फंड, ये अपन दो कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे। जैसे जो नए उद्योग धंधे लगते हैं जिनको फंड वगैरह नहीं मिलता है, तो इसको बोल सकते हैं अपन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी लोग, नए उद्यमी लोग। तो नए उद्यमी लोगों को भी इस टैक्स से बाहर रखा गया है। पहला कौन सा? पावर सेक्टर को, ऊर्जा के क्षेत्र को, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, और वेंचर और एंजल कैपिटल फंड्स, मतलब उद्यमी, जो नए उद्यमी होते हैं, स्टार्टअप हो गया, जैसे स्टार्टअप हो गया, तो इनको इस एमएटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इस टैक्स का टाइप क्या है? पहला तो डायरेक्ट टैक्स है, मतलब पहला तो प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर के साथ इसका क्या है? ये एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है कि मुनाफा होने से पहले ही कंपनी एक कुल गणना कर लेती है और अंदाजा लगा लेती है, भाई मेरा प्रॉफिट होगा 200 करोड़ रुपए। ठीक है, तो सरकार को ये 200 करोड़ के हिसाब से अपना प्रॉफिट दे देती है। उसके बाद हिसाब करने के बाद अगर कम ज्यादा होता है तो सरकार उनको रिफंड कर देती है, या फिर अगर ज्यादा टैक्स बन रहा होता है तो सरकार को अपना जो जितना बचा हुआ टैक्स होता है वो पे कर देती है। अब इसकी जो दर होती है वो कितनी होती है? 15%, और उसके ऊपर सरचार्ज और सेस और एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, तो ये बदलता रहता है हर बजट में। तो अभी वर्तमान में टैक्स कितना है? 15%। सपोज कोई कंपनी है, कोई कंपनी का 100 करोड़ का प्रॉफिट है, तो 100 करोड़ में से सरकार को 15 लाख रुपए उसको टैक्स के रूप में कंपनी को देना पड़ेगा। कंपनी 15 लाख रुपए सरकार को टैक्स में दे देगी। अब ये टैक्स किस पे लगता है? तो इसका अंडरलाइन कर लेना आप अच्छे से। सरकार ये जो टैक्स है वो उस कंपनी के बुक प्रॉफिट पे लगाती है। उस कंपनी ने जितना प्रॉफिट अपनी बुक में दिखाया है, जितना प्रॉफिट उसने अपने रिटर्न में दिखाया है, उसके ऊपर सरकार ये टैक्स चार्ज करती है। ये आज पहला लेक्चर था, इसमें थोड़ा डिटेल में हो गया, हमने विभिन्न टॉपिक्स को पढ़ा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग और भी जो टैक्सेस हैं उसके जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे जो टैक्सेशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज होती है। टर्मिनोलॉजी मतलब बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो बजट है, बजट में टैक्सेशन कैसे होता है, उसको कैसे दिखाते हैं, कौन सा टैक्स है वो कितना मिला है, उतना एक्सपेक्टेड किया था नहीं किया था। उसके बाद अपन जीएसटी पढ़ेंगे, अप्रत्यक्ष कर, थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे वित्त आयोग, और वित्त आयोग अपना और उसका टैक्स से क्या संबंध होता है वो अपन पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and we will be coming after 2 days with a new video on these topics. Thank you once again. Jai Hind.